नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और आज मैं आपको सुनाऊंगी भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास तमस का एक छोटा सा एवं बेहद मार्मिक अंश। और इससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं। पहली बस खानपुर से चलकर सुबह 8 बजे गांव पहुंचती थी, वह नहीं आई। उसके बाद हर घंटे 2 घंटे के बाद शहर की ओर से भी और खानपुर की ओर से भी बसें आती थीं। आज दोपहर हो गई, एक भी बस नहीं आई। चाय की दुकान में केतली पर चढ़ाया गया पानी सुबह से खौलता रहा। दुकान के सामने दोनों बेंच खाली पड़े थे। पहले बेंचों पर भीड़ लगी रहती थी। गांव का कोई आदमी नहीं था जो आता जाता हरनाम सिंह की दुकान पर न बैठता था। बस स्टॉप पर 2-3 झबरैले कुत्ते घूम रहे थे। चारों ओर जैसे सख्ता छा गया था। स्त्री की सूझ पैनी होती है। बंतों ने कल शाम से ही कहना शुरू कर दिया था कि इस गांव से निकल चलो, खानपुर चले चलो, जहां हमारे और सगे संबंधी रहते हैं। इस सारे गांव में अकेले ये 2 जीव सिख परिवार के थे। बाकी सारा गांव मुसलमानों का था। पर हरनाम सिंह नहीं माना। चलती दुकान कर छोड़कर कैसे भाग जाएं? झगड़े फसाद तो होते रहते हैं, पर काम धंधा तो बंद नहीं किया जा सकता। फिर जाएं तो कहाँ जाएं? शहर में जाएं जहाँ पहले से ही आग लग रही है। खानपुर में जाएं तो वहाँ हमारा कौन खिलाने के लिए बैठा है। पीछे किसी ने दुकान लूट ली तो फिर खाएंगे कहाँ से। बेटे के पास जाएं, बेटा 20 मील दूर मीरपुर गांव में बैठा है। जैसे हम यहाँ अकेले हैं, वैसे ही वहाँ पर वह अकेला है। जहाँ बैठे हो गुरु महाराज के आसरे वहीं बैठे रहो। उसके पास पहुंच भी गए तो वह हम बूढ़ों की जान बचाएगा या अपनी जान बचाएगा। अपनी जेब से भी खाएंगे तो कितने दिन, और कोई दूसरा खिलाएगा तो कितने दिन। और चौकी पर बैठा हरनाम सिंह गोद में रखे हाथ जोड़ देता है और कहता है, कभी बुरा नहीं चेता है, कभी बुरा नहीं किया है। ये लोग भी हमारे साथ कभी बुरी तरह पेश नहीं आए हैं। तेरे सामने कुछ नहीं तो 10 बार करीम खान कह गया है, आराम से बैठे रहो। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब करीम खान से बड़ा मोतबर इस गांव में और कौन होगा। सारे गांव में एक ही तो सिख घर है। इन्हें गैरत नहीं आएगी कि हम निहत्थे बूढ़ों पर हाथ उठाएंगे। बंतो फिर चुप हो गई। तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं। जहां बंतों का दिल किसी किसी वक्त डूबने लगता था, वहां हरनाम सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुआ। उसका चेहरा बराबर खिला रहा। सारा वक्त वह गुरु महाराज का नाम लेता रहा और उसे देखकर बंतों को भी त्राण मिलता था। पर आज कोई बस नहीं आई थी। एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं चढ़ा था और सड़क सूनी पड़ गई थी। बल्कि 2-3 बार इक्के दुक्के आदमी, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, गांव की ओर जाते हुए उनके घर की ओर घूर घूर कर देखते रहे थे। और जब दोपहर ढलने को आई तो
ढक्की पर से उसे किसी के कदमों की परिचित सी आहट आई। करीम खान लाठी टेकता चला आ रहा था। हरनाम सिंह का ढाढ़स बंधा। करीम खान कुछ बताएगा, कोई सुझाव देगा, कोई तरकीब करेगा। यहाँ खतरा हुआ तो हम करीम खान के डेरे पर चले जाएंगे। करीम खान दुकान के सामने आया पर रुका नहीं हरनाम सिंह की ओर मुंह किया, केवल चाल धीमी कर दी और खखारने के बहाने बुदबुदाया, हालत अच्छी नहीं है हरनाम सिंह, तू चला जा। 2-1 कदम जाकर फिर बोला, गांव वाले तेरे वल अख भी नहीं चुकड़गे। मतलब गांव वाले तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, लेकिन बाहरी लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और फिर खांसता हुआ, लाठी पटपटाता हुआ करीम खान आगे बढ़ गया। तभी पहली बार हरनाम सिंह की विश्वास की टेक बुरी तरह से हिल गई। करीम खान रुका नहीं तो इसका मतलब है सचमुच खतरा है, और जो करीम खान आया है तो जोखम उठाकर ही आया होगा। फिर भी हरनाम सिंह इतना घबराया नहीं जितना उदास हो गया। वैराग्य का भाव उसके दिल में आ गया। ज़्यादा क्षोभ, क्रोध, भय आदि का कम। 5-1 मिनट के बाद करीम खान फिर लौट कर आया। फिर वैसे ही ढक्की चढ़ते, कमर पर हाथ रखे, हांफते खंखारते उसने कदम धीमे किए और बुदबुदाया, देर नहीं कर हरनाम सिंह, हालत चंगी नहीं है। बाहर के दंगाइयों का बहुत डर है। और उसी तरह कमर पर हाथ रखे हाँफता हुआ ढक्की चढ़ने लगा। हरनाम सिंह कहाँ जाए? मीलों दूर तक रास्ते और मैदान और घाटियाँ फैली थीं। करीम खान ने तो कह दिया कि चले जाओ, मगर कहाँ जाएं? उन्हें कहाँ आश्रय मिल सकता था? 60 की उम्र और साथ में औरत जात, वह कितनी दूर भागकर जा सकता है? फिर भागकर जाएगी भी तो कहाँ जाएगा? मन के अंदर से फिर एक बार आवाज आई, कहीं नहीं जाओ, यहीं बने रहो। जब बलवाई आए तो दुकान भी हाजिर कर देना और जान भी हाजिर कर देना। यहाँ मर जाना अच्छा है। परदेशों की खाक छानने से कौन आएगा हमला करने? बार बार वह सोचता, पर यकीन नहीं होता था कि गांव का कोई आदमी उस पर हमला करने आएगा या गांव वाले बाहर वाले को हमला करने देंगे। हरनाम सिंह उठकर पीछे कोठरी में आ गया, जहां बंतो बैठी थी। करीम खान आकर कह गया है कि यहाँ से निकल जाओ, बाहर से बलवाई आ रहे हैं। क्षण भर में बंतो के सारे शरीर में खून की जगह पानी भर गया। बैठी की बैठी रह गई। रात सिर पर आने वाली थी और कहीं पर ठौर ठिकाना नहीं था। और उधर अंधेरी कोठरी में खड़ा उसका पति अवसाद की मूर्ति लग रहा था। पर अब न सोचने का वक्त था, न ज़्यादा देर ठहरने का वक्त था। जितनी जल्दी हो सके अंधेरा पड़ते ही यहाँ से निकल चलो। मैं तो अब भी कहता हूँ, यहीं बैठे रहो, कहीं न जाओ। फिर भी उसने एक और दीवार के साथ टंगी अपनी 2 नाली बंदूक की ओर इशारा करके कहा, मरने मारने पर नौबत आ गई तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर अपने को मार डालूंगा। बंतो चुप सुनती रही। क्या कहें, क्या मशवरा दें? सामने चारा ही क्या था? हरनाम सिंह दुकान के चबूतरे पर लौट गया। टाट के नीचे से कमाई के पैसे निकाले, फिर अंदर आया। बक्से में से पूंजी के पैसे निकाले, फिर नोटों को अलग से छांट लिया और रेजगारी वहीं छोड़ दी। नोटों का पुलिंदा अंदर की
बंडी की जेब में रख लिया। फिर कोठरी के अंदर दीवार पर टंगी बंदूक उतार ली और उसे कंधे से लटका लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माल ले जाए और क्या नहीं ले जाए। दुकान की रजिस्ट्री के कागज़ ले लो, पर उन्हें ढूंढने निकालने का वक्त नहीं था। बंतों की भी यही दलाल थी, अपना जेवर उठा लो, खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना लो, 2 रोटियां सेक लो, रास्ते में कहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अपने कपड़े बदल लो, बाहर जाओ तो कपड़े उजले पहनकर जाना चाहिए। पर बंतों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्या उठाए क्या छोड़ दे। गहनों की पोटली का क्या करूं, उसने पूछा। इन्हें बदन पर पहन लो, पहन ले, हरनाम सिंह ने कहा। फिर तनिक सोचकर बोला, तेरे गहने देखकर ही तुझे कोई मार डालेगा, उन्हें दुकान के पीछे गाड़ दे। बंतों ने कमीज के नीचे जेवर पहन लिया, कुछ रुमाल में लपेटकर ट्रंक के अंदर छोड़ दिया। बाकी जेवर पिछवाड़े जमीन में गाड़ आई, जहां उन्होंने सब्जी की क्यारियां लगा रखी थी। कोठरी में संदूक रखे थे, खेस, दरिया, पूरे के पूरे बिस्तर थे जो बेटी के ब्याह के समय बनवाए थे। कितना कुछ था और कुछ भी नहीं उठाया जा सकता था। दो रोटियां सेक लो, जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। रोटियां सेकने का कहाँ वक्त रह गया है। भली लोग, पहले जाने का सोचा होता तो यह भी कर लेते। तभी कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। बलवाई आ गए हैं, खानपुर की तरफ से आए जान पड़ते हैं। उधर ढोल बजने की आवाज़ आई, इधर गांव के पार से नारे लगने शुरू हो गए। या अली, अल्लाह अकबर, ये अशरफ और लतीफ़ होंगे। वही गांव के लीगी हैं, वही पाकिस्तान के नारे लगाते रहते हैं। और हरनाम सिंह ने मन ही मन कहा। वातावरण जैसे थर्रा उठा। शाम पड़ चुकी थी, लेकिन झुटपुटा अंधकार में नहीं बदला था। बलवाइयों की आवाज़ बाएं हाथ कस्सी के पार से आई जान पड़ती थी। तभी हरनाम सिंह की नज़र कोठरी की छत से लटकते मैना के पिंजरे पर पड़ी। बंतो, पिंजरा कोठरी के पीछे ले जा और उसे खोलकर मैना को उड़ा दे। कुछ ही देर पहले बंतो ने मैना के पिंजरे में रखी कटोरियों में पानी और दाना डाल दिया था। अब जब वह पिंजरे को उतार कर बाहर ले चली तो मैना ने रोज की रटी हुई गर्दन बोल दी, बंतो, रब राखा, सरबत धदा, रब राखा। सुनते ही बंतो का गला भर आया। अब जवाब में बंतो भी बुदबुदा दी, हाँ मैना, रब राखा, सरबत धदा, रब राखा। ये शब्द मैना ने हरनाम सिंह से सीख लिए थे। अक्सर हरनाम सिंह दुकान के पटरे पर बैठा होता और उसकी पत्नी पीछे कोठरी में बैठी होती, और जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता तो हरनाम सिंह अंदर बैठा बंतों के साथ गुरवाड़ी और धर्म की बातें किया करता था। कभी उठते बैठते वह कहा करता था, रब राखा, सरबत धदा, रब राखा। और मैना इन शब्दों को घर में दोहराने लगी थी। मैना के मुंह से ये शब्द सुनकर बंतों को बड़ी ताकत मिली थी। उसमें साहस और स्थिरता आ गई, मानो नन्हा सा पक्षी उसे सीख दे रहा था। पिछवाड़े जमीन के छोटे से टुकड़े में हरनाम सिंह ने सब्जी रोप दी थी। एक आम का पेड़ उगा रखा था। आंगन के बीचों बीच पहुंचकर बंतो ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और धीमे से बोली, जा मैना, तेरा रब राखा, सरबद्ध रब राखा। पर मैना ज्यों की त्यों पिंजरे में बैठी रही। उड़ जा मैना, उड़ जा, माँ सदके उड़ जा। और बंतो का कहते कहते गला भर आया।
वह पिंजरे को वहीं जमीन पर छोड़कर लौट आई। तभी फिर ढोल बजने की आवाज़ आई। अब भी आवाज़ ज़्यादा नज़दीक थी। गांव में भी आवाज़ों की भिनभिनाहट बढ़ने लगी थी। लगता बहुत से लोग इकट्ठे होकर कहीं से बढ़े आ रहे हैं। गांव के अंदर से नारे की आवाज़ बराबर किसी किसी वक्त आ रही थी। बंतो और हरनाम सिंह अपने 3 कपड़ों में और थोड़ी बहुत पूंजी और बंदूक संभाले दुकान को ताला लगाकर बाहर निकल आए। घर के बाहर कदम रखते ही सारा प्रदेश पराया हो गया। कहाँ जाएं, किधर को घूमें। बाएं हाथ को गांव फैला था, उसी ओर कस्सी थी और कस्सी के पार से बलवाइयों के ढोल सुनाई दे रहे थे। दाईं ओर पक्की सड़क खानपुर की ओर चली गई थी। उस ओर जाना खतरे से कम खाली नहीं था और इस ओर किनारा ऊंचा था। अगर कहीं जाया जा सकता था तो उसी रास्ते छिप लुक कर जाया जा सकता था। सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था। नाले में पानी न के बराबर था। चौड़ा पाट सूखा और रेतीला था और कंकड़ों पत्थरों से अटा था। दोनों ने सड़क पार की और थोड़ी दूरी तक आकर नाले की ओर उतरने लगे। तब तक बलवाई गांव के निकट पहुंच चुके थे और इसी ओर बढ़े आ रहे थे। वातावरण उनके नारों और ढोल मजीरे की आवाज़ से गूंज रहा था। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी नाले की ओर उतर रहे थे जब ऊपर कहीं से छीड़ सी आवाज़ आई। बंतो, तेरा रब राखा, सरबत दा रब्बा राखा। मैना उन्हीं के पीछे उड़कर चली आई थी और पेड़ पर बैठ गई थी। तभी बलवाई उस टीले के ऊपर पहुंच गए जिसकी ढलान उतरने पर नीचे दाएं हाथ हरनाम सिंह की दुकान थी। बलवाई चिंघाड़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे नारे लगाते, ढोल बजाते नीचे उतर रहे थे। चांद निकल आया और चारों ओर छिटकी चांदनी में हर पेड़ और हर चट्टान के पीछे छिपे किसी अज्ञात शत्रु का भास होने लगा था। नदी सूखी पड़ी थी और चांदनी में नदी का पाट सफ़ेद चादर सा बिछा था। पति पत्नी ऊंचे किनारे पर से उतर आए थे और अब उसी की ओट में धीरे धीरे दाएं हाथ आगे की ओर बढ़ने लगे थे। नदी का किनारा जहां वे चले जा रहे थे छोटे बड़े पत्थरों से अटा पड़ा था। दोनों हाँफने लगे थे। दोनों के कान बलवाइयों की ओर लगे थे। शोर पहले तो नज़दीक आता गया, फिर थम गया। हरनाम सिंह को लगा कि बलवाई उसकी दुकान के सामने रुक गए हैं और निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि अब क्या करें। हरनाम सिंह ने मन ही मन करीम खान को धन्यवाद दिया। वक्त पर न कह देता तो भागना भी असंभव हो गया था। तभी किसी चीज़ पर जोर जोर से प्रहार करने की आवाज़ आई। हरनाम सिंह समझ गया कि बलवाई उसकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। आगे चल पाने के लिए दोनों के पैर कांप रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे सरकने लगे। वाह गुरु का नाम लेकर चलती जाओ, हरनाम सिंह पत्नी को अपने साथ खींचते हुए बोला। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दोनों ने नज़र उठाकर ऊपर देखा। ऊंचे किनारे पर छिटकी चांदनी में एक भयानक काले रंग का कुत्ता खड़ा उन पर भौंके जा रहा था। हरनाम सिंह को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा? गुरु महाराज किस पाप की इतनी भयानक सजा दे रहे हैं? कुत्ते का भौंकना सुनकर तो वे भागते हुए इधर चले आएंगे। उन्हें पता चलते देर नहीं लगेगी कि हम किस रास्ते से भागकर आए हैं। तुम चलते जाओ जी, रुको नहीं, बंतो बोली। कुत्ता बराबर भौंकता जा रहा था। झबरेला कुत्ता जो अक्सर उसकी दुकान के सामने टहलता, जगह जगह मुंह मारता नजर आया करता था।
कुछ दूर तक चलते रहने के बाद बंतों ने मुड़कर देखा। कुत्ता अभी भी टीले पर खड़ा भौंके जा रहा था, मगर आगे बढ़कर नहीं आया था। न तो टीले के ऊपर किनारे किनारे से और न ही नीचे उतरा था। वे आगे सरकते गए, जैसे तैसे गांव पीछे छूट जाए। आगे भगवान मालिक हैं। कुत्ता रुक गया है, आगे नहीं आ रहा है। भूख तो रहा है। एक चट्टान के पीछे दोनों छिपकर खड़े हो गए और दम साधे कुत्ते का भुकना सुन रहे। उधर दुकान का दरवाज़ा टूटकर गिर गया था और या अली चिल्लाते हुए बलवाई उसमें घुस गए थे। लूट रहे हैं, हमारा घर बाहर लूट रहे हैं। पर कुत्ते के भूकने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। दोनों पहले से अधिक आश्वस्त हो गए थे। ध्यान चला भी जाता तो भी शायद वे इनका पीछा न करते। इन्हें मारने से उन्हें क्या मिलता? दुकान में से तो कितना कुछ माल हाथ लगने वाला था। अब किसकी दुकान और किसका घर? छोड़ आए तो हमारा कहाँ रह गया? बंतों ने कहा। चांदनी में झिलमिलाता नदी के पाट का प्रसार, कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट, टीले के ऊपर खड़ा झबरेला कुत्ता जो बराबर भूखे जा रहा था, सब मिलकर एक सपना सा लग रहा था। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया था। 20 साल तक एक जगह में रहने के बाद पलक मारते वे परदेसी और बेघर हो गए थे। हरनाम सिंह का हाथ ठंडा और पसीने से तर था, पर वह बार बार एक ही वाक्य दोहराए जा रहा था। निकल आओ, अब जैसे भी हो निकल आओ। गांव पीछे छूट चुका था। कुत्ता अभी भी किनारे पर खड़ा था। वह आगे नहीं आया था। कुछ देर बाद शायद अपने आप लौट जाए। दुकान लूटी जा चुकी थी। बलवाइयों का शोर थम गया था। लूट के सामान से ही वे संतुष्ट हो गए, या अब वे उन्हें खोजने के लिए निकलेंगे। अब केवल कंकड़ों पत्थरों पर चलते लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ आ रही थी और चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बंतों को लगा जैसे आकाश में रोशनी फैल गई है। उसने मुड़कर देखा तो नाले के ऊंचे किनारे के पीछे गांव की ओर आसमान लाल होने लगा था। बंतो देखती की देखती रह गई। देखो जी, क्या है? क्या है बंतो? दुकान जल रही है, और क्या है? हरनाम सिंह ने कहा। वह भी खड़ा उसी ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक वे मंत्रमुग्ध से आग के शोलों को देखते रहे। अपने घर में से उड़ते हुए शोले जरूर ही किसी दूसरे के घर में से उठने वाले शोलों से भिन्न होते होंगे, वरना वे क्यों मूर्तिवत खड़े के खड़े रह जाते और उन्हें ताकते रहते। सब खाक हो गया। हरनाम सिंह शिथिल सी आवाज़ में बोला। आंखों के सामने सब खाक स्याह हो गया। वाह, गुरु को यही मंजूर था। उसने ठंडी सांस भरी और वे फिर चलने लगे। दीवारें मनुष्य को छिपाई रहती हैं, पर यहाँ कोई दीवार न थी, केवल टीले थे। कहीं कहीं पर चट्टानें थीं, जिनके पीछे किसी न किसी के छिपे होने की आशंका थी। कुछ ही घंटों में रात का अंधेरा छट जाएगा और वे फिर से जैसे नंगे हो जाएंगे। सिर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। बंतों का मुंह सूख रहा था और हरनाम सिंह की टांगें बार बार लड़खड़ा जाती थीं। पर इस समय केवल वे दो ही नहीं, अनगिनत लोग दर्जनों गांवों में से इसी भांति जान बचाते घूम रहे थे। अनेक लोगों के कानों में टूटते किवाड़ों की आवाज़ें पड़ रही थी, पर उनके पास न सोचने के लिए वक्त था, न भविष्य के मंसूबे बांधने के लिए वक्त था जैसे तैसे जान बचा पाने के लिए। उस वक्त तक चलते जाओ जब तक रात के साए तुम्हें अपनी ओट में लिए हुए हैं। शीघ्र ही दिन चढ़ आएगा और जिंदगी के खतरे चारों ओर से भूखे भालुओं की तरह हमला कर देंगे।
कुछ ही देर में वे थककर चूर हो गए थे। पर जब से उन्हें इस बात का भास होने लगा था कि वे बचकर निकल आए हैं, तभी से दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने अपने बेटे बेटी के चित्र घूमने लगे थे। इकबाल इस समय कहाँ होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, और जसबीर कहाँ होगी। जसबीर की उन्हें अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि जसबीर बड़े कस्बे में थी, जहाँ उनकी जाति के लोग अधिक संख्या में थे। संभव है सारी सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो गई हो। संभव है उन्होंने अपने बचाव का कोई साधन ढूंढ निकाला हो। पर इकबाल सिंह अकेला था और अपने गांव में छोटी सी बाजाजी की दुकान करता था। क्या मालूम समय रहते निकल गया हो, क्या मालूम इस वक्त हमारी ही तरह कहीं मारा मारा घूम रहा हो। सभी विचार व्याकुल करने वाले थे। हरनाम सिंह ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर गुरु महाराज का नाम लिया और फिर उनकी वाणी के वही शब्द दोहरा दिए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जब पाँव फटने का समय हुआ तो वे एक छोटे से झरने के किनारे पत्थरों पर बैठे थे। हरनाम सिंह इस इलाके से परिचित था। वे ढोक मुरीदपुर एक छोटे से गांव के निकट पहुंच चुके थे। रात सारी चिंता, उधेड़-बुन और पांव घसीटने में लग गई थी, पर पांव फटने से पहले अनायास ही जैसे मन को शांति मिल गई। हवा में दूर से तरती हुई लुकाटों के बौर की गंध आई। ढोक मुरीदपुर में लुकाटों के बाग थे और उनके बीच से झरने बहते थे। चांद का रंग पहले नारंगी लाल पड़ गया, फिर उसमें से चांदनी सी घुलने लगी। स्वच्छ नीलिमा आकाश में फैलने लगी थी। आसपास पक्षी चहचहाने लगे। मुंह धोले बंतो, फिर जप जी महाराज का पाठ करके चलेंगे। प्रातः की सुहानी घड़ी में हरनाम सिंह का विश्वास फिर से जैसे लौट आया था। अब जाएंगे कहाँ? बंतो ने चिंतित आवाज में पूछा। दिन भर मारे मारे कहाँ फिरोगे? 2 रोटियां सेक ली होती तो कोई बात नहीं थी। दिन भर बेशक यही किसी पत्थर की ओट में पड़े रहते। इसी ढोक में चलकर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके दिल में रहम हुआ तो आसरा देगा, न हुआ तो जो गुरु महाराज को मंजूर है वो होगा। तुम इस ढोक में जानते हो किसी को? किसी को नहीं, हरनाम सिंह मुस्कुरा दिया। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? उन लोगों के साथ तो मैं खेल बड़ा हुआ। प्रातः का झुटपुटा साफ होने पर दोनों उठकर गांव की ओर जाने लगे। पहले पेड़ों का एक झुरमुट आया। शहतूत और शीशम के पेड़ थे। झुरमुट के बाहर छोटा सा कब्रिस्तान था। टूटी फूटी कब्रें, छोटी बड़ी, उन्हीं के एक ओर किसी पीर की भी कब्र जान पड़ती थी, क्योंकि उस पर दिया टिमटिमा रहा था और हरी झंडियाँ लटक रही थी। फिर खेत आए। गेहूं पक गया था। कटाई के दिन नज़दीक थे। फिर सपाट छतों वाले मिट्टी के कोठे सामने आ गए, जिनके बाहर गाय भैंसें बंधी थी। कहीं कहीं पर मुर्गियां भी अपने चूजों के साथ चुग्गे की तलाश में घूमने लगी थी। बंतो, अगर वे लोग मारने पर उतारे हुए तो मैं पहले तुझे खत्म कर दूंगा, फिर अपने को खत्म कर लूंगा। जीते जी मैं तुझे दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। तभी वे गांव के बाहर ही पहले घर के सामने रुक गए। दरवाजा बंद था, बदरंग सा मोटी लकड़ी का दरवाजा। न जाने किसका घर था, कौन लोग दरवाजे के पीछे रहते थे। दरवाजा खुलेगा तो किस्मत जाने क्या गुल खिलाएगी। हरनाम सिंह ने हाथ ऊपर उठाया। क्षण भर के लिए उसका हाथ ठिठका रहा, फिर उसने दस्तक दी।